हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेडी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कार्बन और उसके यौगिक का अस्तित्व आया कहां से, कब से ये अस्तित्व में आया, किसने इसको अस्तित्व में लाया और सबसे पहले कार्बन का खोज किसने किया था, कार्बनिक यौगिक का खोज किसने किया था। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे हम कार्बन किस प्रकार से आबंध बनाता है, कार्बन के पास कौन कौन से गुणधर्म होते हैं कि वो हमारे आसपास हर जगह देखने को मिलता है। पर हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा भले ही कम होती है, भले ही कम है, फिर भी हमारे आसपास हर तरफ कार्बन ही कार्बन देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? कार्बन के कुछ अपर रूप के बारे में देखेंगे, कार्बन के कुछ अलग प्रकार के यौगिक के बारे में देखेंगे, जो कुछ बहुत ही कठोर होते हैं, कुछ बहुत ही मुलायम होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जबकि हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो काले रंग का होता है, जबकि इनके कुछ अपर रूप होते हैं, उनका कलर काला ना होके किसी और कलर का होता है। तो इन सब समस्याओं का हल आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कार्बन से और फिर देखेंगे कार्बन का इतिहास क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन आया क्यों, कार्बन का अस्तित्व, सबसे पहले कार्बन को, कार्बनिक यौगिक को खोजा किसने। स्टार्ट करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम कार्बन से। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब देखिए, अब सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन होता क्या है, फिर देखेंगे कार्बन का इतिहास। सबसे पहले लिखते हैं कार्बन। कार्बन, अब देखिए कार्बन होता क्या है। हमारे आसपास के जो भी पदार्थ जिनको जलाने के बाद काले पड़ जाते हैं, उनका कलर काला हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। वो क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है, एक तत्व है और ये हर उस पदार्थ में होता है, हर उस पदार्थ में निहित होता है, निहित होता है, जिनको जलाने के बाद, जिनको जलाने के बाद वह काला हो जाए, जलाने के बाद वह काला हो जाए। क्या होता है कार्बन? कार्बन एक तत्व होता है और ये कार्बन हर उस पदार्थ में होता है जिनको जलाने के बाद वो पदार्थ काला पड़ जाता है। वो क्या होता है? वो होता है कार्बन। जैसे लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा? काला हो जाएगा, कोयला बनेगा, और ये कोयला क्या होगा? कार्बन कहलाएगा। ये कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। चीनी को जलाएंगे, चीनी को जलाएंगे तो ये भी काला पड़ जाता है, इसका भी रंग काला हो जाता है, मतलब इसमें भी कार्बन है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी जलाएंगे तो वो भी काला हो जाता है, मतलब उसमें भी कार्बन है। मतलब हर उस पदार्थ में कार्बन है। कागज हो गया, कागज को भी जलाएंगे तो काला हो जाएगा। हर उस पदार्थ में कार्बन है जिसको जलाने के बाद वो काला हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखते हैं
कार्बन का प्रतीक। कार्बन को दिखाते कैसे हैं? कार्बन को प्रदर्शित करते हैं हम सी से। और प्रकृति में, नेचर में ये जो कार्बन होता है ये लगभग 0.02% ही उपस्थित है ना। इंटरेस्टिंग बात, हर जगह देखने को मिलता है लेकिन होता कितना है, ये होता है लगभग 0.02%। और हर जगह देखने को मिलता है कार्बन ही कार्बन। हर जगह आग लगेगा काला पड़ जाएगा, कार्बन उपस्थित है। तो कार्बन एक तत्व है जो हर उस पदार्थ में होता है जिसको जलाने के बाद वो काला पड़ जाता है। ये हो गई कार्बन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जिसको हम इंट्रो भी बोल सकते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। समझ में आया कार्बन क्या होता है? अब देखेंगे हम कि कार्बन का यौगिक सबसे पहले बनाया किसने था। अब देखिए कार्बन तो हो गया, अब कार्बन जिस यौगिक में पाया जाएगा उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे हम? कार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बने यौगिकों को, कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है, कार्बन है, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, इसको बोलते हैं मीथेन। C2H5OH यौगिक अल्कोहल, इसमें भी कार्बन है, दो कार्बन है, यह भी कार्बनिक यौगिक होगा। CH3COOH इसमें भी कार्बन है, यह भी कार्बनिक यौगिक होगा। मतलब कार्बनिक यौगिक उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन पाया जाएगा। तो जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे चीनी का फॉर्मूला देखिए, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसमें भी कार्बन है, 12 कार्बन है, इसको भी बोलेंगे हम कार्बनिक यौगिक। अर्थात जिसमें भी कार्बन पाया जाएगा वो उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए एक और परिभाषा देख लेते हैं छोटा सा। सारे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है वो सारे कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक और कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। क्या कारण है कि इनमें कार्बन होते हुए भी इनको कार्बनिक यौगिक नहीं कहा गया बल्कि अकार्बनिक यौगिक माने जाते हैं? तो वो सिंपल सी बात है, ये बात है कि कार्बन अगर यौगिक में मुख्य तत्व के रूप में है, कार्बन यदि यौगिक में मुख्य तत्व के रूप में है तब उसको बोलेंगे हम कार्बनिक यौगिक, अन्यथा नहीं बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। इन सारे यौगिकों में जो कार्बन है वो मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित है, इसलिए इन सारे तत्वों को बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बोनेट में कार्बन मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं होता है, इनमें दोनों के दोनों मुख्य होते हैं, इसीलिए इनको कार्बनिक यौगिक में नहीं लिया जाता है, इनको अकार्बनिक यौगिक अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखते हैं हम कार्बन का इतिहास। आखिर कार्बनिक यौगिक का अस्तित्व क्यों आया, कहां से आया, कब आया, इसके बारे में देखते हैं। तब इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम कार्बन का इतिहास। अब देखिए हमारे जीवन काल में एक समय ऐसा था
जब ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जैसे किसी सजीव को जलाएंगे तो वो भी काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन उसमें कार्बन तो उपस्थित है, लेकिन उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता था, ऐसा माना जाता था। कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि जो जीवधारी होते हैं, सजीव होते हैं, उनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, एक रहस्यमयी शक्ति होती है, तभी वो उसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, जलने के बाद काले हो जाते हैं। लेकिन उस पदार्थ को जो उनको जलाने के बाद काला पड़ जाता है, उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। अर्थात जब नहीं बनाया जा सकता तो उनके पास कुछ शक्ति होगी, रहस्यमय शक्ति होगी, इसलिए उनको नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था, ऐसा प्रचलन था कि जीवधारियों के पास एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी जीवन शक्ति होती है, जिनको हम लैब में नहीं बना सकते। और ये बताए थे बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कब बताए थे? ये बताए थे 1815 ईस्वी में, कि जीवधारियों से प्राप्त यौगिकों को, जीवधारियों से प्राप्त यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उनके पास एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी शक्ति होती है। लिख लेते हैं इस बात को, फिर इसके बाद देखेंगे। ये क्या बोले थे? ये बोले थे कि जो जीवधारियों से प्राप्त यौगिक हैं, जीवधारियों से प्राप्त यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता। अतः सभी जीवधारियों के पास, सभी जीवधारियों के पास एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी शक्ति होती है, रहस्यमयी शक्ति होती है, शक्ति होती है। और उन्होंने इसी शक्ति को बोले थे जैव शक्ति। क्या बोले थे? जैव शक्ति, जैव शक्ति। अब देखिए यहां पे, ये जो बर्जिलियस ने कहा था, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था सन 1815 ईस्वी में कि जो कार्बन जीवधारियों से प्राप्त यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उसे लैब में नहीं बनाया जा सकता, जबकि हमारे आसपास के सारे पदार्थों को लैब में बनाया जा सकता है। केवल यही एक ऐसी मात्र चीज है जो जीवधारियों से प्राप्त होती है, वो लैब में नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए बोले थे इसके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, एक विशेष प्रकार की जीवन शक्ति होती है, जिसको इन्होंने जैव शक्ति कहा था। और इनका समर्थन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी किया, और बहुत सारे वैज्ञानिकों के समर्थन साथ होने के फलस्वरूप इन्होंने इसे बोल दिया, ये है जैव शक्ति सिद्धांत। इसको क्या बोल दिए वो? ये एक जैव शक्ति सिद्धांत है। ये क्या बोल दिए इसको? इसको बोल दिए उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत, क्योंकि सारे वैज्ञानिकों का समर्थन था इनके पास, इसलिए बोल दिए जैव शक्ति सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में ये बोला गया, इस सिद्धांत में ये बोला गया कि हमारे आसपास के भले सारे पदार्थों को लैब में बनाया जा सकता है, लेकिन जीवधारियों से प्राप्त एक भी यौगिक को लैब के भीतर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस सिद्धांत को बोला गया जैव शक्ति सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक जीवन, जिन पदार्थों में जीवन है, उनके पास एक शक्ति होती है, उसी शक्ति को इन्होंने बोला था जैव शक्ति, और इस सिद्धांत को बोले थे जैव शक्ति सिद्धांत। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि
कि कार्बनिक यौगिक का शुरुआत कैसे हुआ। अभी तो ये अस्तित्व में धीरे धीरे आ रहा है, अभी कुछ कमियां हैं जो लोगों के दिमाग में भी घूम रहा है, वैज्ञानिकों के दिमाग में भी चल रही है। अब उसी कमी को दूर करेंगे आगे आने वाले साइंटिस्ट लोग। अभी तो ये कह के चले गए बर्जेलियस ने कि कार्बनिक यौगिक जीवधारियों में पाया जाता है और उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले पदार्थों कार्बनिक यौगिकों को लैब में बनाया जा सकता, लेकिन जीवधारियों में प्राप्त यौगिकों को अभी तक लैब में नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं हम इसका अंत कैसे होगा, अर्थात इस सिद्धांत का अंत कैसे होगा, यह सिद्धांत की कमियां दूर कैसे होंगी, उसके बारे में देखते हैं। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोलर, WOHLER। एक वोलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में काम कर रहे थे और कर क्या रहे थे, वो अमोनिया के साथ, जब अमोनिया के साथ हाइड्रोजन साइनेट की अभिक्रिया कराए तो अमोनियम साइनेट बन के तैयार हो गया था। अमोनिया लिए थे, अमोनिया गैस, उस अमोनिया गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनेट के साथ कराए। जब वो हाइड्रोजन साइनेट के साथ कराए तो अमोनियम साइनेट बन के तैयार हुआ और उस अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तब देखे कि एक विशेष प्रकार का यौगिक बन रहा है। आज तक उस यौगिक को कहीं भी किसी भी लैब में नहीं बनाया गया था। तो देखे कि ये विशेष प्रकार का यौगिक है क्या, तब देखे इस यौगिक में एक पदार्थ मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित है और वो पदार्थ ब्लैक कलर का है जो कार्बन है। वो क्या है? कार्बन है। तब बोले कि इस यौगिक में जो कार्बन है वो मुख्य उत्पाद के रूप में है, इसीलिए उस यौगिक को बोले थे ये है कार्बनिक यौगिक। ये क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है। देखते हैं वो कंपाउंड कौन सा बना था, सबसे पहला लैब में कौन सा कंपाउंड बना था कार्बनिक यौगिक का। तो जो होलर थे इन्होंने अमोनिया को हाइड्रोजन साइनेट के साथ अभिक्रिया करा रहे थे। अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनेट के साथ जब कराए थे तब ये बन के तैयार हुआ था अमोनियम साइनेट, NH4CnO। ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तो एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ और बोले कि ये कार्बनिक यौगिक ही है जिसमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित है। देखिए जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया, तो एक यौगिक बना कार्बनिक यौगिक, वो है NH2CO NH2। इसी को बोलते हैं यूरिया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूरिया। तो कार्बनिक यौगिक कौन सा है वो जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था? वो कार्बनिक यौगिक है यूरिया। यूरिया को सबसे पहले लैब में बनाया गया था और बनाया किसने था? वो बनाए थे वोलर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने बनाया था? वोलर नाम के वैज्ञानिक ने। कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, तब देखे कि एक विशेष प्रकार का यौगिक बना जिसमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में है, उसको बोला उन्होंने कार्बनिक यौगिक, और ये कार्बनिक यौगिक था यूरिया। तो सबसे पहले लैब में कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? लास्ट आंसर होगा हमारा यूरिया। कौन सा होगा? यूरिया होगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया कार्बन का एक छोटा सा इतिहास। इसमें हम देखें कि सबसे पहले कार्बन के बारे में कौन कौन सी चर्चाएं थी, अफवाहें थी, फिर इस अफवाह को दूर किसने किया और वो कौन सा पहला यौगिक था जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इस कार्बनिक यौगिक के बाद लगातार कार्बनिक यौगिकों का खोज होने लगा। अब मेथेन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे करते करते लगातार कई सारे वैज्ञानिकों ने फटाफट कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने लगे, संश्लेषण करने लगे। नहीं, लैब में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण भी पॉसिबल है,
ऐसा नहीं है जैसा बर्जिलियस ने बोला था कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बनाया जा सकता। इस यौगिक के खोज के बाद लगातार एक एक करके कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाने लगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम देखते हैं कि कार्बन जब यौगिक बनाता है तो बनाता कैसे है। जो कार्बन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो वो कौन सा आबंध बनाता है, कैसे आबंध बनाता है, अब उसके बारे में देखते हैं। अब देखेंगे कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन उससे पहले हम देख लेते हैं कार्बन का छोटा सा एक और डिफिनेशन, परिचय शॉर्ट तरीका से। अब आगे हमारा हेडिंग रहेगा कार्बन में आबंधन। इतिहास हो गया कंप्लीट, इतिहास तो करते हैं इरेज। अब लिखते हैं यहाँ पे आबंधन, कार्बन में आबंधन। आबंधन का मतलब होता है जुड़ाव, कनेक्शन, बॉन्डिंग। आबंधन मतलब क्या होता है, कनेक्शन, एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ कनेक्शन, एक तत्व का उसी तत्व के साथ कनेक्शन कैसा होगा, मतलब जब कनेक्शन के बारे में देखते हैं, बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं, तब बोलते हैं वो आबंधन। आबंधन मतलब बंधना, आबंधन मतलब क्या होता है, बंधना। अब ये कैसे बंधता है किसी दूसरे तत्व के साथ, अब उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए जो कार्बन होता है उसको दिखाते हैं इसी से, और इसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। और हमको पता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। और आबंध बनाने में इलेक्ट्रॉन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आप याद रखिएगा। जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से ही जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन के कारण दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्यों जुड़ता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन, इसमें होता है प्लस का चार्ज। अब इसके बाहरी कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो चक्रण करते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, चक्रण करते रहते हैं। अब देखिए जो अस्थाई होगा उससे तो कोई लेना देना नहीं होगा बॉन्डिंग से, क्योंकि वो अस्थाई है। और उसको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होगी, तो डिस्टर्ब उसे करते हैं जो पहले से डिस्टर्ब होता है। बेचारा इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टर्ब होता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये इतना डिस्टर्ब होता है कि नाभिक के चारों ओर ऐसे आवारे की तरह घूमता रहता है, घूम रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब जब घूम रहे तो इसी को डिस्टर्ब करेंगे ना, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा कक्षा में घूमने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन से जाएगा किसी दूसरे कक्षा में घूमने के लिए, या इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होगी, तब वहां पे क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई तत्व दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई तत्व, इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई तत्व दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, अर्थात बॉन्डिंग बनाता है। इसी जुड़ने को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। बॉन्डिंग अर्थात आबंधन बोलते हैं, बॉन्डिंग अर्थात आबंधन बोलते हैं। मतलब एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ना आबंधन कहलाता है। अब देखिए जो कार्बनिक यौगिक है, इनमें जो कार्बन है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4 होता है। अब ये तो अस्थाई हो गया ना, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। और जो बाहरी कक्षा में होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन ही आबंध बनाने में भाग लेता है, न कि एक कोर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन अस्थाई हो जाता है। या तो डबलेट पे अस्थाई होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब अस्थाई होगा, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अर्थात अष्टक पूरा रहेगा तब अस्थाई होगा। कोई तत्व
कुछ विशेष स्थिति में ही अस्थायी हो सकते हैं। जैसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब अस्थायी होगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब अस्थायी होगा, तीसरे में 8 होगा तब अस्थायी होगा, चौथे में 18 होगा, फिर 32 होगा, फिर ऐसे ही करते करते कुछ विशेष स्थिति पे ही वो अस्थायी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाहरी कक्षा में न तो 8 इलेक्ट्रॉन है, न तो 2 इलेक्ट्रॉन है, न तो 0 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये अस्थायी होगा? नहीं होगा। जबकि दूसरा कक्षा है, दूसरे कक्षा में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब अस्थायी होता है। तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा, कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से त्याग कर दे या तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, अब चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन त्याग करना पॉसिबल है? क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पॉसिबल है? क्या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना पॉसिबल है? अब इसके बारे में देखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब चलिए अब देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से त्याग देगा या ले लेगा, इसके बारे में अब देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कैसे करेगा। ये हो गया कार्बन। अब इस कार्बन के बाहरी कक्षा में हम दिखा देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, अब देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो करेगा कैसे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज और इसका आकर्षण होता है नाभिक के साथ, क्योंकि नाभिक पे कैसा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। अब जितना प्लस है उतना माइनस है, 6 प्लस है और 6 माइनस चार्ज है। अब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से, मान लीजिए बाई चांस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी तत्व मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये जो कार्बन है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब प्लस की संख्या बढ़ा, माइनस की संख्या कम हुआ, अब आकर्षण बल बढ़ जाएगा, प्लस का माइनस को अपनी ओर बहुत तेजी से खींचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का चार्ज कम हो गया। पहले क्या था? माइनस का चार्ज जितना प्लस का चार्ज उतना, दोनों में बैलेंस था, मतलब दोनों बराबर बराबर खींचते थे। जैसे रस्सा कस्सी के खेल में होता है, वो एक टीम उधर से खींचेगी, दूसरी टीम इधर से खींचेगी, दोनों बराबर होते हैं तो बैलेंस में पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 6 था तब तो बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे 6 हो गया, अब यहाँ पे 5 हो गया, तो प्लस की संख्या बढ़ी, मतलब अपनी ओर ज्यादा खींचेगा ना, माइनस को ही खींचेगा अपनी ओर ज्यादा। चलिए एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अब तो और ज्यादा आकर्षण बल बढ़ जाएगा, प्लस 6 हो गए, माइनस हो गया 4, ज्यादा प्रोटॉन खींचेंगे अपनी ओर, मतलब अब मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना धीरे धीरे, तो क्या आकर्षण बल ज्यादा होगा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे क्या था? दोनों बैलेंस थे, एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते थे आसानी से, ज्यादा ऊर्जा नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊर्जा देंगे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन 5 हुए, अब तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा, अर्थात यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा, पहले की तुलना में ऊर्जा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए थोड़ा ज्यादा ऊर्जा देकर हम निकाल भी दिए, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब तो इनके पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल है वो तो और ज्यादा बढ़ गया ना, आकर्षण बल और बढ़ गया। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए,
तब तो और ज्यादा बल बढ़ जाएगा आकर्षण का, क्योंकि 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस का माइनस ज्यादा है, मतलब बहुत तेजी के साथ खींचेंगे। अब तो मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि हम बोले मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को किसी तरह करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल से समझे, मान लेते हैं एक माँ की 4 संतानें हैं। अब 4 संतानों में से क्या करना है, वो चारों अभी खेल रहे थे। अब माँ की नजर जैसे ही हटी, एक बच्चा थोड़ा दूर चला गया, उसको मान लो कोई किसी ने किडनैप कर लिया। अब माँ अपने तीनों बच्चों को ऐसे तो छोड़ेगी नहीं जैसे पहले छोड़ रही थी। अब क्या होगा, उनका बहुत ज्यादा केयर होगा, बच्चों का बहुत ज्यादा केयर होगा, माँ बहुत ज्यादा देखभाल करेगी। मान लो किसी कारणवश दूसरा बच्चा भी चला गया, 2 बच्चे बचे। अब इन 2 बच्चों को अब वो तो पूरी सिक्योरिटी के साथ देखेगी, क्योंकि इनको अब लेकर कोई जा ना सके। मान लो तीसरा बच्चा भी चला गया, तो क्या वो चौथे को जाने देगी? कभी नहीं जाने देगी। वैसे यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके जैसे निकल रहे हैं, वैसे ही आकर्षण बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन अपनी ओर खींचता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचता जा रहा है। और जबकि हमको इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालना है? बाहर निकालना है। तो जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वो प्रोटॉन को छोड़ के बाहर निकल जाए। और ये ऊर्जा बढ़ाते बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो जाता है कि चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। अर्थात हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग तो होना इम्पॉसिबल है, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। जब इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसका मतलब क्या? ये विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ले भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आसानी से 1 ले लेगा, आसानी से 2 ले लेगा, आसानी से 3 ले लेगा, लेकिन आसानी से 4 ले सकता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन कम रहा था, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो प्रोटॉन की संख्या कम होती जाएगी, तब यहाँ पे प्रोटॉन अपने अंदर आने ही नहीं देगा, अब बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसीलिए न तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और न ही वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। समझ में आई इतनी बात? तब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा कारण है जिसके वजह से ये बॉन्डिंग करता है, न कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, न ही ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आबंधन बनाता कैसे है? जबकि हमको पता है आबंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तब यहाँ पे एक अलग ही नियम लागू करता है, अप्लाई करता है ये अपने ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन न तो लेंगे न तो देंगे, हम दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करता है? ये कार्बन करता है किसी दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या होती है? जैसे मान लीजिए 2 लोग गए, मार्केट गए। अब मार्केट उनको एक सामान लेना है, मान लीजिए उनको समोसे खाना है। जब उनको समोसे खाना है, मुंह में पानी आया, मान लीजिए उनको समोसे खाना है। अब उनको समोसे खाना है, लेकिन समोसे का दाम है 10 रुपया। मान लेते हैं एक समोसा है 10 रुपए का। एक के पास है 7 रुपया, दूसरे के पास है 3 रुपया। न तो ये अकेला खा सकता है, न ही ये अकेला खा सकता है। तब तो मुश्किल हो जाएगी ना समोसा खरीदना और खाना। तब क्या करेंगे? बोलेंगे कोई बात नहीं, हम है ना, दिमाग है ना, क्या करेंगे, तुम अपना लाओ हम अपना लाते हैं, दोनों मिल बांट के खाते हैं। तब क्या करेंगे? दोनों आपस में मिलेंगे। न तो वो 10 रुपया पूरा इसकी होगा, न तो पूरी तरह से 10 रुपए किसी एक का होगा, और न ही 10 रुपए पूरी तरह से दूसरे का। दोनों का होगा ना, क्योंकि इस समोसे पे हक किसका होगा? दोनों का होगा। न तो पूरी तरह से इसका इस पे हक होगा, न ही पूरी तरह से इसका हक होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी योगदान है इसमें, इसका भी योगदान है इसमें। यहाँ पे क्या किए दोनों? ये दोनों आपस में किए साझेदारी। क्या किया? आपस में साझेदारी किए। वैसे ही कार्बन करता है किसी दूसरे तत्व के साथ। क्या करता है? वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है, पर पूरी तरह से नहीं देता है। बोलता है हम भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, आप भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आइए।
आप भी अस्थायी हो जाएंगे, हम भी अस्थायी हो जाएंगे। तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की करता है साझेदारी, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है सहसंयोजी आबंध। क्या बनता है, बनता है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है, और इसी आबंध के कारण कार्बन दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है। इसी आबंध के कारण कार्बन दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती कैसे है। ये तो समझ गए हम, कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से त्याग करेगा, न तो पूरी तरह से ग्रहण करेगा, न तो पूरी तरह से वो त्याग कर रहा है, न ही ग्रहण कर रहा है, न तो क्या वो पूरी तरह से धनायन या ऋणायन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जब पूरी तरह से धनायन या ऋणायन नहीं बना पाएगा तब वो आबंध बना ही नहीं सकता, किसी दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अस्थायी होगा नहीं। किसी दूसरे के साथ जुड़ भी गया तो वो ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल होगा और अस्थायी होगा। जब तक उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होंगे तब तक वो अस्थायी हो ही नहीं सकता। अब वो अस्थायी होने के लिए, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कोई दूसरा तत्व अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन न तो पूरी तरह से कार्बन का होगा, न ही वो किसी दूसरे तत्व का होगा, वो दोनों का होगा, उसपे दोनों का हक होगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों तत्व आपस में जुड़ जाएंगे। वो कौन से आबंध से जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे सहसंयोजी आबंध की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप कौन सा आबंध बनता है, वो बनता है सहसंयोजी आबंध, और सहसंयोजी आबंध की वजह से ही कार्बन दूसरे तत्वों के साथ आबंध बनाता है, जुड़ता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखते हैं कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती कैसी है। क्या ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे तत्वों में भी हो सकता है कार्बन के अलावा, अब उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती कैसी है, अभी बताएं। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा दूसरे के पास, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा कार्बन के पास, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, दोनों जुड़ेंगे, पुल बनेगा। बोलेंगे ना तो हम अपना लेकर जा सकते हैं पूरा, ना तो तुम दोनों लेकर जा सकते हो पूरा, मतलब दोनों का दोनों बीच में ही रहेगा। उस पर मेरा भी हक होगा, उस पर तुम्हारा भी हक होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे किसी न किसी बहाने से। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और इस साझेदारी के फलस्वरूप बनता है सहसंयोजी यौगिक, और इसी यौगिक के तहत दोनों तत्व आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती क्यों है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों होती है, अस्थायी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। और ये अस्थायित्व कब कब प्राप्त होगा, जब उसके बाहरी कक्षा में, जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होंगे, तब जाके कोई भी यौगिक अपने आप को पूरी तरह से अस्थायी कर लेगा। अब हम लोग देखते होंगे, जैसे पहले देख लेते हैं क्लोरीन में, आखिर क्लोरीन Cl2 के ही रूप में क्यों मिलता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलता है, ये कैसे बना होगा। यहाँ पे तो 2 Cl दिख रहा है, एक Cl दूसरा Cl, आखिर ये दोनों आपस में जुड़े कैसे होंगे, वो उसके बारे में देखते हैं। जैसे एक हो गया क्लोरीन, आता है कितने नंबर पे, 17 नंबर पे आता है, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, ये होगा पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में क्या पूरी तरह से अष्टक पूरा हो गया है, तो हम बोलेंगे नहीं हुआ है।
अष्टक पूरा नहीं होती है क्या करेगा, अष्टक पूरा करना चाहेगा। मतलब इस क्लोरीन के बाहरी कक्षा में केवल और केवल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर क्या करेगा, ये अपने जैसे दूसरे क्लोरीन को भी बुलाएगा और बोलेगा हम दोनों आपस में कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। न तो मेरे पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, न ही तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना लाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन तुम अपना लाना, हमारा भी 8 हो जाएगा, तुम्हारा भी 8 हो जाएगा, हम भी अस्थायी हो जाएंगे, तुम भी अस्थायी हो जाएंगे, हम दोनों आपस में मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करेंगे, अस्थायी अणु का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। न तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दिया, न तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दिया, न तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लिया, नहीं ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लिया। दोनों का दोनों आपस में मिलजुल के इलेक्ट्रॉन को रखे हुए हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्लियर हो गई इतनी बात। बस इसी को समझना था, इसको फिल कर लिए, इसको फिल कर लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग हमको अब समझ में आने लगी है, बस यही फील करना था। ये तो हो गई अदर एलिमेंट में। अब देखते हैं हम कार्बन में होता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को या तो हम डॉट से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को या तो हम डॉट से दिखाएंगे या तो क्रॉस से दिखाएंगे। या तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया जाएगा या तो क्रॉस से दिखाया जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और इलेक्ट्रॉन केवल उसी को दिखाया जाएगा जो बाहरी कक्षा में होगा, केवल वही इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा जो बाहरी कक्षा में होगा। अर्थात बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया जाता है और उसको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे केवल हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी। अब देखिए मान लीजिए इस कार्बन को किसी दूसरे तत्व के साथ आबंध बनाना है, तब ये क्या करेगा। मान लीजिए एक और कार्बन है और इस कार्बन के साथ ये बनाना चाहता है आबंध, क्या करेगा। अब इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इस कार्बन के साथ आबंध बनाएगा। और आबंध बनाता है क्यों है, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो इसके पास पॉसिबिलिटी है या तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तब न तो इसका अष्टक पूरा हो पाएगा न इसका अष्टक पूरा हो पाएगा। ये किसी दूसरे तत्व के साथ अपना कंपाउंड बनाएंगे और दूसरे तत्व के साथ। चलिए सबसे पहले उसको ही देख लेते हैं। यहाँ से कार्बन को अभी हटा देते हैं फिलहाल, किसी दूसरे तत्व को जिससे हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा तत्व है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, ये अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। क्योंकि पहले कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं। तब ये हाइड्रोजन अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। तो ये कार्बन इसको बुलाएगा हाथ मार के, आओ बाबू हमारे पास आओ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, आओ हम तुमको स्टेबल कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाता हूं, आप भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाइए। हम दोनों मिल बांट के रहते हैं। जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोगों को फुसला के उनका सारा काम कर देते हैं। अब यहाँ पे वही होगा, कार्बन झांसा देकर हाइड्रोजन को बुलाएगा। अब जब झांसा देकर हाइड्रोजन को बुलाएगा फिर भी हाइड्रोजन का काम हो गया, पहले हाइड्रोजन का काम हुआ, हाइड्रोजन तो खुश हो जाएगा, अरे वाह हमको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, हम अस्थायी हो गए। पर क्या ये कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर जाने देगा, नहीं, बहुत साथी है, ये बड़ा है, हाइड्रोजन की तुलना में बड़ा होता है, नहीं लेकर जाने देगा। फिर बोलेगा जब ये खुश हो गया ना, अरे वाह हमारे पास तो हो गया, तब ये जाएगा अफवाह फैलाएगा, अरे हाँ एक बंदा है कार्बन नाम का जो इलेक्ट्रॉन बांट रहा है फ्री में। तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन से बहुत सारे आएंगे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, क्या करने, इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी, इलेक्ट्रॉन लेने। अरे हाँ यहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री में मिलते हैं, यहाँ पे हम लोग अस्थायी हो जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद अस्थायी हो जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद अस्थायी हो जाएंगे। ये कार्बन भी सादे है, 2-4 कार्बन को रख, हाइड्रोजन को रखेगा, बाकी सबको भगा देगा, बाबू तू जा, दूर जा, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं।
चार हाइड्रोजन को अपने पास बुलाया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, बोला बाबू तुम लोग खुश हो? बोलेंगे हाँ सर हम खुश हैं। फिर क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन को एक साथ बटोर के सबका इलेक्ट्रॉन अपने पास भी रख लेगा। बोलेगा केवल तुम ही लोगों के साथ थोड़े ये शेयर किए हैं, तुम भी हमारे पास शेयर करो। हम तुम लोगों को दो रोटी दिए तो तुम भी अपना लंच हमको दो, हम अपना लंच दे तुम भी अपना लंच दो। ऐसा थोड़ा तुम हमारा लंच खा लिया अपना लंच दे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम दिए तुम भी दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हुआ, सारे हाइड्रोजनों को झांसा देकर बुलाया और सबका अपने पास भी रखा, सबके पास भी रखा। मतलब न तो पूरी तरह से कार्बन अपने पास रखा, न तो पूरी तरह से हाइड्रोजन को दिया। क्लियर होगी बात? जब ऐसी कंडीशन आती है, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप कौन सा आबंध बनता है, वो बनता है सह संयोजी आबंध। कौन सा आबंध बनता है, वो बनता है सह संयोजी आबंध। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब देखते हैं, आपने कभी गौर किया होगा कार्बन तो मात्र 0.02% है, पर कारण क्या है, कार्बन पूरे प्रकृति में फैला हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। तो इसका कारण होगा कालिया, हाँ कारण है। अब वो कारण है इलेक्ट्रॉन की श्रृंखला प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का श्रृंखलन गुण। वो क्या होता है सर? दूसरा कारण ये है इलेक्ट्रॉन का बहु आबंध बनाने का गुण, इलेक्ट्रॉन का चक्रीय संरचना बनाने का गुण। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिसकी वजह से पूरे प्रकृति पर राज करके बैठा हुआ है, बोलेगा हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब देखते हैं कार्बन के गुण के बारे में, कार्बन के गुण के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई, कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? नहीं समझ में? एक और एग्जांपल देख लें, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कार्बन का गुण। टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं हम कार्बन के गुण, कार्बन के स्टार्ट करें। देखिए जो कार्बन होता है इसके पास पॉसिबिलिटी होती है एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, चार चार इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना है, और अष्टक पूरा करने के लिए, अपने आप को अस्थायी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना गिरा हुआ बंदा है, गिरा हुआ नहीं है, उठा हुआ है। इसकी बुराई करेंगे तो हम भी कार्बन में खाक हो जाएंगे। अब देखते हैं कार्बन के पास कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। एक कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, इसके पास पॉसिबिलिटी होती है ये एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। कार्बन के पास ये पॉसिबिलिटी होती है दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। कार्बन के पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है ये तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। और एक कार्बन के पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है ये चार चार इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी कर सकता है आसानी से। अर्थात जब ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तभी तो इसके पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं, अष्टक तो पूरा हुआ नहीं। तब ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ भी आबंध बनाते हैं, किसी दूसरे कार्बन के साथ भी आबंध बनाते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं, मान लीजिए ये तीन जो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये किसी दूसरे के साथ आबंध बना लिए। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ
कई प्रकार के आबंध बना सकता है। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ना चाहे तो वो कई प्रकार का आबंध बना सकता है। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बनाएगा, एकल आबंध बनेगा, एकल आबंध बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, एकल आबंध बनेगा। यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक आबंध में, एक आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो कितने आबंध बनेंगे? एक आबंध बनेंगे, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध बनेगा। यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, मतलब द्विआबंध बनेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, अर्थात 3 आबंध बनेगा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यहाँ पे कार्बन का चतुर्थ आबंध बनेगा। अर्थात कार्बन के पास आबंध बनाने की प्रकृति होती है, इसको बोलते हैं कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, सर्वतोमुखी प्रकृति। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में टेट्रा बॉन्ड अर्थात चतुर्थ आबंध भी बन सकता है। हालांकि ये जो चतुर्थ आबंध है ये बहुत ही अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, ये ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाता है, जबकि ये सारे अस्थायी होते हैं। ये इस अवस्था में मिल सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में जल्दी कार्बन नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ। बस समझ सकते हैं कि 4 आबंध भी बना सकता है। इसको यहां से हम हटा ही देते हैं। तो कार्बन देख रहे हैं बहु आबंध बना रहा है, एक भी बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, इसको बोलते हैं बहु आबंध बनाना, बहु आबंध, बहु आबंध बनाने की गुण रखता है, गुण रखता है, प्रवृत्ति रखता है। बहु आबंध बनाने का गुण रखता है, प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। कार्बन पहला पॉइंट ये कार्बन के गुण में कि कार्बन बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। यदि वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, एकल आबंध बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, डबल आबंध बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ट्रिपल आबंध बनाएगा। एक एक का किया, इसको बोलेंगे एकल आबंध। 2 का करेगा द्विआबंध, द्विआबंध, और 3 का करेगा तो बोलेंगे त्रिआबंध, त्रिआबंध। क्लियर है इतनी बात? जब इतनी बात क्लियर है तो बोलो ओके, ऑल इज राइट, ऑल इज वेल, ओके। चलो अब देखते हैं हम कार्बन का दूसरा गुणधर्म के बारे में। कार्बन के पास वो दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा है जिसकी वजह से वो राज करता है दुनिया पे? अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में। तो कार्बन के पास ये भी गुणधर्म होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, ऐसे ही अनंत कार्बन एक से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा जुड़ सकता है। श्रृंखला के रूप में पहला दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, ऐसे बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। ये प्रकृति कहलाती है श्रृंखलन। क्या कहलाती है? श्रृंखलन, श्रृंखलन, ये प्रकृति कहलाती है श्रृंखलन। अर्थात पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, ऐसे अनंत कार्बन जुड़ सकते हैं। और इसी की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है, बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है।
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बहुत सारे कार्बन जब जुड़ेंगे तो हर जगह कार्बन ही कार्बन देखने को मिलेंगे। इसीलिए हर जगह प्रकृति में, ब्रह्मांड में हर जगह कार्बन ही कार्बन देखने को मिलता है, जबकि कार्बन की मात्रा बहुत ही छोटी है, लगभग 0.025%। क्लियर है इतनी बात? चलिए, पहला गुणधर्म ये हो गया, दूसरा गुणधर्म ये हो गया, तीसरा गुणधर्म देखते हैं। जब कार्बन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा लगेगा, तब यहाँ पे देखिए इस कार्बन का स्ट्रक्चर तो पूरा नहीं हुआ, मतलब इसके पास अभी 3, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 अवन ऐसे खाली पड़े हैं जिनसे कोई और तत्व लग सकता है। अगर हम यहाँ पे कार्बन लगा दें क्या होगा, फिर ये नए कार्बन के साथ बहुत सारे कार्बन लग जाएंगे। ऐसे ये कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के जटिल यौगिक का निर्माण भी करते हैं। कार्बन आपस में जुड़कर जटिल यौगिक का निर्माण भी करते हैं, जटिल यौगिक का निर्माण भी करते हैं। ये हो गई कार्बन के पास तीसरी प्रॉपर्टी। अभी आपस में चक्रीय संरचना भी बना सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और ये जटिल संरचना भी बना सकते हैं, ये श्रृंखला जैसा संरचना भी बना सकते हैं, और ये आपस में एकल अवन से, द्वि अवन से, त्रि अवन से भी जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये जटिल संरचना बनाएंगे तो इसका हम 3 एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्लोरीन हो गया। पहला हीरा, जो हीरा होता है वो भी किससे बना होता है, वो भी बना होता है कार्बन से। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में लगी होती है, ग्रेफाइट वो भी किससे बनी होती है, वो भी कार्बन से बनी होती है। एक होता है फुलेरीन, फुलेरीन फुटबॉल की संरचना जैसी होती है, ये भी किससे बना होता है, ये भी बना होता है कार्बन से। अर्थात ये कार्बन से एक जटिल संरचना बनाते हैं, कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, ऐसे जुड़ते 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 एक बहुत ही जटिल संरचना बनाता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक का जटिल संरचना भी बोलते हैं। समझ में आया? कार्बन की जटिल यौगिक, कार्बन का जटिल यौगिक ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। चलिए, ये हो गया 3 प्रॉपर्टी कार्बन के बारे में। मेन तो यही, मेन यही। चलिए फटाक से रिकेप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, अर्थात सारांश लिख लेते हैं। सारांश लिखने के बाद अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ लिए, बहुत लंबी क्लास हो गई, बोरिंग हो जाएगी सर, समझ में नहीं आएगा फिर चलिए कोई बात नहीं, लंबी क्लास होने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। भले क्लास 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, बस समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर तो वही है बाबा जी का। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं यहाँ पे रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले देखें हम लोग कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक तत्व होता है। कार्बन क्या होता है? तत्व होता है, और ये हर उस पदार्थ में मिलता है जिसको जलाने के बाद वो काला पड़ जाता है, जिसको जलाने के बाद वो काला पड़ जाता है, हर उस पदार्थ में होता है। कार्बन प्रकृति में लगभग 0.025% ही उपस्थित है, बहुत ही कम मात्रा है, पर हर तरफ कार्बन ही कार्बन देखने को मिलता है। ये देखिए हम लोग, फिर देखिए कार्बन के इतिहास के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। अब फिर देखिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, और इस यौगिक में कार्बन मुख्य तत्व के रूप में होता है। इस यौगिक में कार्बन मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है। अब देखिए, जैसे कुछ देखिए एग्जांपल, CO2, CO3। अब इन सब में कार्बन तो है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं कहे जाते हैं। इन सबको इसमें कार्बन होते हुए भी इसको कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं है, मुख्य तत्व के रूप में नहीं है। ये भी मुख्य, ये भी मुख्य, ये भी मुख्य, ये भी मुख्य, मतलब कोई एक पार्टिकुलर मुख्य नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन सबसे मुख्य होता है, सबसे हाई पे होता है, सबसे उच्च पद पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। इसमें मुख्य होता है, लेकिन इसमें मुख्य नहीं होता है। क्लियर हो गया इतनी बात? फिर देखिए कार्बनिक यौगिक के इतिहास, कार्बनिक यौगिक का इतिहास। सबसे पहले आए थे बर्जिलियस।
बर्जिलियस। अब इस बर्जिलियस ने अंकल ने भाई साहब ने क्या बोला था, ये बोले थे कि जो भी पदार्थ तत्व जीवधारी से मिलते हैं, जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं, जो भी यौगिक प्राप्त होता है उनको हम लैब में नहीं बना सकते, जबकि हमारे आसपास दिखने वाले सारे पदार्थों को लैब में बनाया जा सकता है, बनाया जा चुका है, लेकिन जीवधारियों से प्राप्त यौगिकों को नहीं बनाया जा सकता लैब में। इसका कारण क्या है? सिंपल सा है, वो बोले इसके पास जरूर कोई शक्ति है, दैवीय शक्ति है, इसके पास पावर है, बालवीर वाला पावर है, शक्तिमान वाला पावर है, तभी तो इसको नहीं बनाया जा रहा है। तो बोले जीवधारियों में जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की रहस्यमय जैव शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, उसी शक्ति को बोले थे जैव शक्ति। और जो ये बात कहे थे इसके बारे में, इन सब बातों को मिला के एक सिद्धांत बनाया गया जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी योगदान रहा, और उस सिद्धांत को बोला गया जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत बोला। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीता, समय बीता। एक समय ऐसा आया जब एक वैज्ञानिक ने अपने खुरापाती दिमाग से लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में देखे कि एक विशेष प्रकार का कंपाउंड बन गया जो इनऑर्गेनिक नहीं है, अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, उसमें कार्बन है जो मुख्य रूप में उपस्थित है। वो बोले कि ये है कार्बनिक यौगिक। ये क्या हो गया? ऐसा तो बोला गया था कि कार्बनिक यौगिक होता ही नहीं है, पर बन कहां से गया? तब यहाँ से सोचे ऐसा नहीं है जो बर्जिलियस ने बोला था कि इसके पास दैवीय शक्ति होती है, नहीं, ऐसी शक्ति कुछ नहीं होती। बनाया जा सकता है लेकिन बनाने के लिए उपाय तो चाहिए। अब जैसे ही उस यौगिक का खोज हुआ, कौन सा यौगिक था? वो था यूरिया, NH2CONH2। खोजा किसने था? ओलर ने खोजा था, WOHLER। पता नहीं कैसा कैसा सब नाम रखते हैं। इसने खोजा था सबसे पहले। किसे खोजा था? जब ये अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे तब ये बन के तैयार हुआ था, और इसमें कार्बन मुख्य उत्पाद के रूप में था, इसीलिए इसको बोले ये है यूरिया कार्बनिक यौगिक। फिर इसके बाद फटाफट करके इलेक्ट्रॉनों का खोज, सॉरी कार्बनिक यौगिकों का खोज होने लगा। बोला अरे यार ये तो झूठ बोला था, बर्जिलियस तो झूठ बोल रहे थे, बोले थे इसके बदले भी शक्ति होता है, शक्ति होती कुछ होता नहीं है, ये तो बनाने आना चाहिए, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। वो बोल दिए, सारे लोग मान भी लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बन सकता है तो बन सकता है, बन सकता है तो बन सकता है। फिर उसके बाद बहुत सारे तो यौगिकों का खोज हुआ। अब देखते हैं फिर कार्बन के बारे में कि कार्बन यौगिक बनाता कैसे है। कार्बन यौगिक बनाता कैसे है? वो कार्बन यौगिक बनाता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन ना तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और नहीं ग्रहण कर सकता है कार्बन, तो वो करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में होता क्या है, और दूसरा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, दोनों आपस में रखते हैं और वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब देखिए जब हो गया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है सहसंयोजी आबंध। क्या बनता है? सहसंयोजी आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। अब इस सहसंयोजी आबंध में ये आबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल आबंध, डबल आबंध, ट्रिपल आबंध, चतुर्थ आबंध। ये होते हैं एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और ये आबंध कैसा होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप कौन सा आबंध बनता है? तो वो बनता है सहसंयोजी आबंध। चलिए क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए यदि कार्बन के बीच में कार्बन के पास 3 प्रॉपर्टी होती है, वो तीनों प्रॉपर्टी देख लीजिए। पहला, कार्बन बहुआबंध बनाता है। बहुआबंध बनाने का मतलब सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, चतुर्थ बॉन्ड भी बनाता है। चतुर्थ बॉन्ड ज्यादा अस्थायी होता है इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है, ज्यादा रुकेगा नहीं तो टूट जाएगा वो। फिर देखिए कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जिसमें एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे अनंत कार्बन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन बोलते हैं। फिर अगला देखिए हम लोग
कार्बन जटिल यौगिक भी बनाता है। कार्बन जुड़कर एक